हेलो डियर फ्यूचर स्टार्स। तो माई सेल्फ अंकित एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं आयनिक इक्विलिब्रियम में बफर सोल्यूशन। कल हमने साल्ट हाइड्रोलिसिस अच्छे से कंप्लीट किया है। आज बेसिकली हम बफर सोल्यूशन देखेंगे। आज हम पीएच की बात नहीं करेंगे। आज सिंपली हम देखेंगे कि बेसिकली बफर सोल्यूशन होते क्या हैं। तो आई थिंक तुम लोग सभी रेडी हो गए तो बैठ जाओ अपनी टाई बेल्ट बांध के। आज हम अच्छे से समझेंगे। बेसिकली सबसे पहले बात, पीएच निकालना तो फॉर्मूला से निकल आता है, लेकिन बेसिकली एसिडिक बफर बेसिक बफर अगर मतलब कंसेप्चुअल पूछ लेता है एग्जामिनर तो लड़के फैल जाते हैं। तो बेसिकली मैं फोकस्ड करूंगा इस लेक्चर में कि एसिडिक बफर या बेसिक बफर या बफर सोल्यूशन किसको कहते हैं उसको बताऊंगा इस लेक्चर में। तो आई थिंक तुम लोग सभी एक्साइटेड हो गए, तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो बफर सोल्यूशन, सबसे पहले हेडिंग डालो बफर सोल्यूशन। बफर सोल्यूशन बेसिकली बफर सोल्यूशन होता है वो सोल्यूशन होता है अगर हमने उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस डाल दिया तो उसकी पीएच में चेंज नहीं आए उस सोल्यूशन में, तो उसको क्या बोलते हैं? बफर सोल्यूशन। सोल्यूशन तो इसकी डेफिनेशन लिखो। बफर सोल्यूशन किस मतलब कौन से सोल्यूशन को बोलते हैं बफर सोल्यूशन? अरे भाई, जिसकी पीएच में स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस डाल दो, अगर उस सोल्यूशन की पीएच चेंज नहीं हुई तो उसको बोल देना भाई साहब ये बफर सोल्यूशन है। ठीक है, तो हेडिंग लगा। अरे क्या लिखते हैं सबसे पहले? डेफिनेशन: सोल्यूशन which resist change in pH, on addition of strong acid और स्ट्रॉन्ग बेस। इसमें क्या लिखा है? एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट बेसिकली स्मॉल अमाउंट पर बेसिकली ज़्यादा फोकस करना है। अगर तुम बाल्टी भर एसिड ला के डाल दोगे तो ऑब्वियस सी बात है पीएच चेंज हो जाएगा। इधर क्या बात कर रहा है बफर सोल्यूशन में? मतलब स्मॉल अमाउंट में हमको क्या डालना है? एसिड और बेस डालना है। बाल्टी भर के मत डाल देना, ठीक है? अगर तुम बफर सोल्यूशन चेक करना चाह रहे हो कि कोई सोल्यूशन लेके बैठे हो तो उसमें भाई साहब बाल्टी भर के नहीं डालना है, एकदम स्मॉल अमाउंट डालना है। स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। आई थिंक अब बात क्लियर हो गई होगी और मैं बताऊंगा, ये प्रूव करूंगा, ये मैं बात प्रूव करूंगा आगे चल के कि बेसिकली पीएच में चेंज क्यों नहीं आ रहा। ऐसे ही स्टेटमेंट लिख के नहीं भाग जाऊंगा। दूसरा स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं कि अगर वॉल्यूम हम ऐड कर रहे हैं, तो बफर सोल्यूशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पीएच पर, पीएच ऑफ बफर सोल्यूशन, डज नॉट चेंज ऑन एडिशन ऑफ वॉल्यूम। ये भी बात मैं फॉर्मूले से प्रूव करूंगा, हालांकि डेरिवेशन नहीं करवाऊंगा, फॉर्मूले से ही बता दूंगा कि पीएच ऑफ बफर सोल्यूशन डज नॉट चेंज ऑन एडिशन ऑफ वॉल्यूम। दूसरी बात, अब सबसे तीसरी बात, अगर हम बफर सोल्यूशन को लॉन्ग टाइम के लिए अगर रख दें तो पीएच में भी चेंज नहीं आएगा। क्यों आएगा भाई? पीएच रिमेन कांस्टेंट इवन बफर सोल्यूशन केप्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम। पीएच ऑफ बफर सोल्यूशन remains constant,
कांस्टेंट आफ्टर pH of buffer solution remain constant on after leaving the solution for long time। अगर हम काफ़ी देर तक बफर सोल्यूशन को रखे रहें तो ऐसा कतई नहीं होगा कि पीएच चेंज हो। और तीसरी बात, एग्जाम्पल अगर पीएच बफर सोल्यूशन के कहाँ कहाँ यूज होता है, बफर सोल्यूशन यूज्ड इन, कहाँ कहाँ यूज होता है? बेसिकली डाइजेशन इन फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, प्रिजर्वेटिव होते हैं जो, उनकी भी मतलब बफर सोल्यूशन का ही यूज होता है उसमें, पहला। दूसरा, प्रिजर्वेटिव, जितने भी मार्केट में प्रिजर्वेटिव आते हैं तो उनमें सबका खेल है बफर सोल्यूशन का। तीसरा, एग्रीकल्चर में भी इसका यूज होता है। थर्ड, एग्रीकल्चर। और हमारा जो ब्लड का पीएच होता है ना, वो कांस्टेंट होता है। अगर हमारा ब्लड का पीएच चेंज होगा तो बेसिकली बॉडी डिस्टर्ब होगी। और डाइजेशन ऑफ फूड, मतलब पीएच अगर चेंज होती है तुम पेट पकड़े पकड़े घूमोगे। पीएच हमेशा बफर सोल्यूशन क्या करता है, मेंटेन करके रखता है, ताकि जैसे हमारे ब्लड का पीएच मेंटेन रहता है। वो अप्रॉक्स से, मतलब मुझे एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं याद आ रही, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, पीएच जो ब्लड का होता है कांस्टेंट रहता है। क्यों? अगर ब्लड का पीएच चेंज हुआ तो हमारी बॉडी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो बफर, हमारा ब्लड भी एक बफर सोल्यूशन का अच्छा एग्जाम्पल है। आई थिंक बफर सोल्यूशन की इतनी बातें तुमको थ्योरेटिकल समझ में आ गई होंगी, लेकिन अभी तक वो मोमेंट नहीं आया कि भाई पीएच चेंज क्यों नहीं होता है। अगर हम बेसिकली, हमारे दिमाग में क्या आता है, अगर हम थोड़ा जैसे एक सोल्यूशन लेंगे, अगर हम उसमें थोड़ा H+ डालेंगे तो ऑब्वियस सी बात है क्या, पीएच बढ़नी चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि पीएच चेंज नहीं हो रहा है? वो सब एक क्यूरियोसिटी तुम्हारे दिमाग में, दिल में आनी चाहिए कि मतलब कुछ तो हो रहा होगा जिसमें मतलब पीएच चेंज नहीं हो रहा। तो वो सब मैं आज डिस्कस करूँगा तुम्हारे साथ, और ये क्वेश्चन तुम्हारे जहन में आने चाहिए। अगर तुम लेक्चर देख रहे हो या इतनी बातें पढ़ ली हैं, इतने बात के बाद तुम्हारे अगर ये क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो बेसिकली तुम्हारे मतलब तुम सोच ही नहीं रहे हो कुछ पढ़ने का। बेसिकली पढ़ाने, जैसे अगर कोई मतलब मास्टर तुम्हारे सामने खड़ा है, कुछ बता रहा है, तो तुम्हारे दिमाग में स्ट्राइक करने चाहिए, कुछ क्वेश्चन तो स्ट्राइक करने चाहिए। अच्छा सर ने लिखवा दिया, तुम डायरेक्ट नहीं लिख लो ये बात है, मतलब क्यूरियस हो जाओ उस बात के लिए कि भाई क्यों नहीं हो रहा है ये पीएच चेंज। जब तुम एसिड मिला रहे हो तो अगर नॉर्मली सोचो यार, H+ मिलाओगे किसी सोल्यूशन में तो वो एसिडिक होगा, अगर OH- मिलाओगे तो वो बेसिक होगा। तो ये क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आने चाहिए कि बेसिकली H+ मिला रहे हैं फिर भी सोल्यूशन का पीएच चेंज नहीं हो रहा, OH मिला रहे हैं तो सोल्यूशन का पीएच चेंज क्यों नहीं हो रहा। तो ये सब क्वेश्चन तुम्हारे मतलब आने चाहिए। अगर तुम डेडिकेटेड हो तो आएंगे। अगर तुम ऐसे ही फर्जी देख रहे हो, छापने के विचार से आए हो मेरे लेक्चर देखने कि सर जो बताएंगे मैं जल्दी से लिख दूंगा, जाके एग्जाम में लिख दूंगा, तो भैया ऐसे पढ़ाई नहीं होती। थोड़ा इंटरेस्ट जगाओ, मतलब पढ़ने का सिंपली मोटिव नहीं होता कि मोटी मोटी किताबें उठाएं, पलटा पलटा के रट लिया और हो गई पढ़ाई। भाई थोड़ा बहुत एफर्ट्स और दिमाग पे मतलब थोड़ी क्यूरियस रहोगे तो इंटरेस्टिंग लगेगा सब्जेक्ट, और मतलब मज़ा भी आएगा। तो आई थिंक इतना सब लिखो, बगैर मैं आगे समझा रहा हूँ। अब हम चलेंगे आगे की तरफ। टाइप्स ऑफ बफर सोल्यूशन। बेसिकली बफर सोल्यूशन कौन कौन से प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ बफर सोल्यूशन।
बेसिकली टाइप देख रहे हैं बफर सोल्यूशन का। एक होता है सिंपल बफर, एक होता है मिक्स्ड बफर। सिंपल बफर किसको बोलते हैं मैं बता रहा हूँ अभी। पहला होता है सिंपल बफर सोल्यूशन। कौन सा? सिंपल बफर सोल्यूशन। सिंपल बफर सोल्यूशन कैसे बनता है? अगर हम वीक एसिड और वीक बेस ले लें तो उससे हमारा क्या बनेगा? सिंपल बफर, मतलब सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। अगर हमारा सोल्यूशन में वीक एसिड वीक बेस है तो हम उसको क्या बोलते हैं? बफर सोल्यूशन। अगर एक साल्ट ले रहा हूँ CH3COONH4, ये क्या है? सिंपल बफर का सोल्यूशन है। अगर इसको तोड़ेंगे तो बेसिकली CH3COOH बनेगा और NH4OH बनेगा। ये क्या है? वीक एसिड है और ये क्या है? वीक बेस है। वीक बेस, ठीक क्या है? बेसिकली सिंपल बफर सोल्यूशन। इसको क्या बोलेंगे? सिंपल बफर सोल्यूशन, क्योंकि उसमें उस साल्ट में सिंपल बफर सोल्यूशन एक साल्ट दे देगा तुमसे, एग्जामिनर से साल्ट दे देगा और पूछेगा क्या ये सिंपल बफर सोल्यूशन है, मतलब तो तुमको क्या फाइंड करना है? उसमें कुछ नहीं, साल्ट को पानी में डाल दो, पानी में डाल दो और जो निकलेगा, जैसे अगर मैं इस साल्ट को पानी में डालता हूँ तो उससे क्या मिलेगा? ऑब्वियस सी बात है, नेगेटिव पॉजिटिव। ये क्या होगा? नेगेटिव पॉजिटिव। और वाटर H+ और OH- में टूटता है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव जोड़ दो, पॉजिटिव से नेगेटिव जोड़ दो, और फिर देखो वो साल्ट और जो एसिड और बेस निकला है वो बेसिकली स्ट्रॉन्ग है या वीक है? तो दोनों वीक है, मतलब सिंपल बफर सोल्यूशन है। ठीक है, ऐसी मतलब ऐसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा तुमसे। अब दूसरे टाइप का जो सोल्यूशन होता है मिक्स्ड बफर सोल्यूशन होता है। कौन सा? मिक्स्ड बफर सोल्यूशन। मिक्स्ड बफर सोल्यूशन मिक्स्ड बफर सोल्यूशन मिक्स्ड बफर सोल्यूशन मिक्स्ड बफर सोल्यूशन में हम दो चीज देखेंगे। अभी आगे ही चल के देखेंगे। पहला देखेंगे एसिडिक बफर और दूसरा है बेसिक बफर। थोड़ी देर के लिए होल्ड ऑन करके रखना है ये चीज़ें, कि बेसिकली इधर इधर नहीं बताऊंगा मैं, आगे ही चल के बताऊंगा एसिडिक बफर किसको बोलते हैं और बेसिक बफर क्या किसको बोलते हैं, आगे चल के सीधा सीधा बताऊंगा। तो लेकिन उससे पहले मैं सिंपल बफर सोल्यूशन का मतलब वो बताऊंगा, क्या एक्शन, कि बेसिकली पीएच क्यों चेंज नहीं हो रही है। अब तुम्हारा पहला क्वेश्चन जो पहले स्टेटमेंट लिखी थी उसका तुमको जवाब मिल जाएगा इधर, कि पीएच में चेंज क्यों नहीं आता है। तो मैं लेता हूं बफर एक्शन ऑफ CH3COONH4। इसमें देख रहे हैं बफर एक्शन। तो बेसिकली ये क्या है? वीक एसिड का साल्ट और वीक बेस का साल्ट है। तो सबसे पहले इस साल्ट पर हमेशा 100% डिसोसिएट होता है, क्योंकि ये साल्ट को हम क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मान के चलते हैं, तो ये 100% डिसोसिएट हो जाएगा। तो कर दो 100% डिसोसिएट। बेसिकली CH3COONH4, ये क्या है? सॉल्ट है, एक सॉल्ट है, तो 100% टूटेगा CH3COO नेगेटिव और NH4 पॉजिटिव में। इसी तरह टूटेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो 100% टूटेगा। अब हमने क्या किया? अब हमारे दिमाग में आया ये सोल्यूशन में ऐसा है कि हम एसिड मिलाएं, तो चलो मिलाते हैं। ऑन एडिशन ऑफ एसिड और H+। अगर मैंने H+ मिलाया एसिड तो क्या ये कॉन्जुगेट आयन जो दिखाई दे रहा है CH3CO नेगेटिव, ये क्या करेगा? CH3COO नेगेटिव,
ये H+ को क्या करेगा, खा जाएगा और CH3COOH बना देगा। अब एक बात बताओ, CH3COOH है, ये क्या है? ये बेसिकली वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक बेस, वीक एसिड, वीक एसिड है। ये फर्दर टूटेगा नहीं, टूटेगा मतलब H+ को खा जाएगा। तो भैया एसिड मिलाने से हमारी पीएच में कोई चेंज नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि H+ को तो ये आयन खा गया, ये आयन खा गया है उसको। अब इस सोल्यूशन में कोई भी पीएच चेंज नहीं होगी, क्योंकि ये वीक एसिड है और ये 100 मतलब ये तो डिसोसिएट नहीं होता। तो मतलब इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या है, पीएच को चेंज नहीं होने देगा। अब चलो हम बेस मिलाते हैं। ऑन एडिशन ऑफ बेस, अगर हमने बेस को मिला दिया OH नेगेटिव को, अगर मैंने OH नेगेटिव को मिलाया तो क्या होगा, इस सोल्यूशन में देखो NH4OH बैठा है रूम का, NH4OH ये पॉजिटिव है, ये तुरंत से OH- को क्या करेगा, अपने पास बुला लेगा और इससे मिल जाएगा। और ये है क्या, वीक बेस है, वीक बेस है। तो ये फर्दर बोलेगा कि अब मैं नहीं टूटने वाला। बहुत कंजूस होता है वीक एसिड, वीक बेस, मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट बड़े कंजूस होते हैं, टूटने के नाम पे बहुत ज़्यादा डर लगता है इनको, ये नहीं टूटते। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट फट से टूट जाते हैं, मतलब अच्छे से पूरे तरह से टूट जाते हैं। और वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलता है नहीं, मैं नहीं टूटने वाला। तो बेसिकली ये NH4OH- को जैसे ही हमने बेस डाला, सोल्यूशन में बेस डाला, OH में पहले एसिड डाला, तो H+ को कौन खा गया, CH3CO नेगेटिव। और जैसे ही अपने बेस डाला तो बेस को कौन खा गया, ये। और ये सब दोनों क्या बन रहे हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट बन रहे हैं। तो ये फर्दर डिसोसिएट नहीं होंगे, फर्दर डिसोसिएट नहीं होंगे तो पीएच में चेंज कैसा। तो शायद आई थिंक अब समझ में आ गया होगा बफर सोल्यूशन में जो पहला स्टेटमेंट लिखवाया था कि पीएच और बफर सोल्यूशन क्यों चेंज नहीं होता, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, वो H+ या OH- को खा जाता है, खा जाता है और फर्दर डिसोसिएट नहीं होता, इसलिए पीएच में कोई चेंज नहीं आता। आई थिंक बफर एक्शन तुमको समझ में आ गया होगा, तो इसको नोट करें। और कैमरा देख रहा हूँ चल रहा है या नहीं, हमारा कैमरा चल रहा है, हमारा कैमरा भी चल रहा है। अब हम समझते हैं, अभी हमने क्विट किया था कि एसिडिक बफर क्या होते हैं, बेसिक बफर क्या होते हैं। एक पॉइंट तुम्हारा क्लियर हो गया, बेसिकली बफर एक्शन पीएच में चेंज क्यों नहीं आता है अगर हम H+ और OH- मिलाते हैं। तो पहले क्वेश्चन का तुम्हारा आंसर ये रहा, ठीक। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम एसिडिक बफर को समझते हैं कि एसिडिक बफर बोलते किसको हैं। आज मैं बफर सोल्यूशन की पीएच पर एक भी डिस्कशन नहीं करूंगा, क्योंकि आज जो ट्रेंड चल रहा है ना, मतलब अब जो नीट का पैटर्न बन गया है, अब वो पता कंसेप्चुअल ज़्यादा जाने लगा है। मतलब न्यूमेरिकल्स वगैरह नहीं पूछता है फार्मूला बेस्ड, सीधा कंसेप्ट पूछता है। तो भैया हम कंसेप्ट पे ज़्यादा फोकस करेंगे। मैं इस बार इस तरह पढ़ा रहा हूँ कि पहले बफर एक्शन और मतलब बफर सोल्यूशन के कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, फिर पीएच निकालना सिखाऊंगा। और जो मैंने पिछले लेक्चर्स में पढ़ाया था उसमें मैंने पीएच वगैरह के सबके डेरिवेशन वगैरह करवा दिए थे और पीएच निकालना सिखाया था, कंसेप्ट भी बताए थे उसमें। लेकिन इस बार मैंने प्लान किया है कि इस बार मतलब पहला लेक्चर जो मतलब डिज़ाइन करूँगा उसमें सिंपली हम समझेंगे कि बफर एक्शन, और मतलब इतना समझेंगे कि हम कैसे पहचानेंगे अगर कोई हमको सॉल्ट दे दिया, कोई मतलब पूछ लिया हमसे कि भैया ये है वीक एसिड, ये है स्ट्रॉन्ग साल्ट वगैरह वगैरह, और इसमें बताओ बफर सोल्यूशन कौन है, तो उसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। तो आज वो कन्फ्यूज़न पूरी तरह से खल्लास होने वाली है। तो चलो अब हम समझते हैं एसिडिक बफर। और देखो मैं क्वेश्चन भी बहुत अच्छे लाया हूँ कंसेप्चुअल। तो एसिडिक बफर जैसे एग्जामिनर पूछ रहा है, मैं बिल्कुल वही डिज़ाइन लाया हूँ, ठीक है। तो थोड़ा ट्रस्ट बनाए रखना इस चैनल पे और मुझ पर। तुमको रियली मतलब ऐसे नहीं कि मतलब जो ट्रेंड चलता आ रहा है लोग उसी से पढ़ाते जा रहे हैं, वही पढ़ाते जा रहे हैं।
भैया पहले, अब पेपर का पैटर्न भी बदल गया है तो पढ़ाने का तरीका भी थोड़ा बदलना चाहिए, ठीक है। अब पेपर में ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, अब कंसेप्चुअल बहुत ज़्यादा जाने लगा है एनटीए नीट में, क्योंकि लड़के 720 में 720 आ रहे हैं। मतलब कंसेप्चुअल इतना ज़्यादा आ रहा है कि तुमको अगर कंसेप्ट पता है तो तुम डायरेक्ट 30 सेकंड में क्या है आंसर मार सकते हो किसी भी मतलब क्वेश्चन में, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं एसिडिक बफर किसको बोलते हैं। एसिडिक बफर होता है बेसिकली सॉल्यूशन मिक्सचर ऑफ weak acid and its salt of its strong and its salt of its conjugate ion conjugate ion। तो देखो कॉन्जुगेट आयन विथ स्ट्रॉन्ग बेस, इतना और लिख लो, विथ स्ट्रॉन्ग बेस। अब तुम्हारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग बेस। देखो अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, CH3COOH और CH3COONA। तो क्या ये बफर सोल्यूशन है? तो देखो इसको क्या है, ये वीक एसिड है, तो मैं इसका कंजुगेट आयन ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, CH3CO नेगेटिव, ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, मतलब उसका कंजुगेट आयन। अब कंजुगेट आयन होगा विथ स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे Na लगा है, Na के साथ OH जाएगा, NaOH, ये क्या है स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये हमारा क्या होगा, ये सोल्यूशन लिखा है, या तो फिर ऐसे लिख सकता है या फिर इस तरह लिख सकता है CH3COOH प्लस CO नेगेटिव। तो दोनों ये क्या है बफर सोल्यूशन है, ठीक है। अब तीसरा एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, CH3COONH4 प्लस CH3COO, क्या ले रहा हूं मैं, एसिड लो ना पहले, CH3COH प्लस CH3CONH4। अब ये बताओ क्या ये बफर सोल्यूशन है? तो देखो ये तो वीक एसिड है, ये क्या है वीक एसिड है, और ये इसका कंजुगेट आयन भी है CH3CO नेगेटिव। क्या NH4 के साथ OH जोड़ोगे तो NH4OH, ये क्या है स्ट्रॉन्ग, अरे ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक बेस। तो क्या ये सोल्यूशन क्या एसिडिक बफर कहलाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसमें लिखा है डेफिनेशन में उसका जो कॉन्जुगेट आयन है उसका सॉल्ट होगा जो, तो वो होगा स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में, स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। जैसे ये वाला सोल्यूशन क्या था एसिडिक बफर, ठीक है। आई थिंक एसिडिक बफर अब पहचानने में तुमको कंफ्यूजन नहीं आएगी। और मैं एसिडिक बफर के कुछ एग्जाम्पल लिखवा दे रहा हूँ। सम important example of acidic buffer। तो पहला तो हमको पता है, पहला होता है CH3COH प्लस CH3COONA, ये तो हमने अभी पढ़ा है, ये हमने जस्ट के अभी पढ़ा है, मैंने इसका एग्जाम्पल दिया था। दूसरा H2SO3, ये क्या है वीक एसिड। अब मैं इधर क्या लगा दूं NaHSO3, ये भी हमारा एसिडिक बफर है। तीसरा H3PO3, तो इधर में NaH2PO3। फोर्थ HNO2, तो फिर NaHN,
HNO3, NaNO2, NaNO2, HNO2 वीक एसिड है। और ये भी क्या है, सॉल्ट ऑफ क्या, कंजुगेट आयन इसका बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। क्या इसमें वीक स्ट्रॉन्ग बेस है, बिल्कुल है, NaOH, इधर से Na प्लस और OH माइनस में, तो ये भी हमारा क्या है, बेसिकली एसिडिक बफर है। H2CO3 ये क्या है, वीक एसिड होता है। अगर मैं इधर NaHCO3 लिख दूं तो किसी को कोई दिक्कत नहीं, ये भी क्या, एसिडिक बफर है। अब हमको पहचानना, जैसे ये सब एग्जाम्पल दे देगा एग्जामिनर, अब पूछेगा तुमसे एसिडिक बफर है, तो तुमको कुछ नहीं करना है, ये Na दिखाई दे रहा है, इन Na को हटा दो। चलो मैं इसकी बात कर ले रहा हूँ, H2SO3। अब इसका Na हटा दो, HSO3 निगेटिव। और देखो दोनों में एक H प्लस का डिफरेंस आ रहा है या नहीं, बिल्कुल आ रहा है, मतलब वो क्या होगा, एसिडिक बफर होगा, मतलब एक H प्लस का डिफरेंस आना चाहिए। आई थिंक चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। चाहे इसमें इस एग्जाम्पल में देख लो, HNO2 है, HNO2, अब मैं इसको Na हटा रहा हूँ तो NO2 निगेटिव, तो इधर भी देखो एक H प्लस का डिफरेंस आ रहा है, तो इसको भी हम क्या बोल देंगे, एसिडिक बफर। आई थिंक बातें क्लियर हो रही होंगी। एसिडिक बफर अब तुम्हारे जहन में घुस जाना चाहिए। पहली बात क्या है, वीक बेस लेना चाहिए, और उसके साल्ट का कंजुगेट आयन लेना, और कंजुगेट जो साल्ट बनेगा उसमें क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, और वीक एसिड का क्या होना है, कंजुगेट आयन होना चाहिए। ठीक है, नोट करो। इतनी बातें क्लियर हो गई हों तो फिर आगे बढ़ते हैं। एसिडिक बफर हमारा अच्छे से धुआं हो गया है। आओ हम पढ़ेंगे बेसिक बफर। बेसिकली नहीं, कुछ क्वेश्चन देख ले रहे हैं पहले। एसिडिक बफर समझ आया या नहीं, थोड़े क्वेश्चन देखना जरूरी है। 2008 में पूछा है, 2008 में, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज बफर, पहला NaOH प्लस NaCl, बी HNO3 प्लस NH4NO3, सी ऑप्शन HCl प्लस KCl, डी ऑप्शन HNO2 प्लस NaNO2। अब इसमें बताओ, तुमको बताना क्या है, ओह बफर बताना है कि बफर होगा या नहीं। तो सबसे पहले देखो, क्या ए स्ट्रॉन्ग, क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये साल्ट है, तो ऐसा तो हम लोग कुछ पढ़ा नहीं है कि स्ट्रॉन्ग बेस वीक होना चाहिए, तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड है, और फिर ये साल्ट है, हमने ऐसा भी कुछ नहीं पढ़ा कि स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए। फिर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, अभी तक KCl नहीं, ये सॉल्ट है, तो अभी तक हमने क्या नहीं पढ़ा, ऐसा भी स्ट्रॉन्ग एसिड वाला कोई केस नहीं पढ़ा। तो इसमें देखो वीक एसिड है, और ये क्या है, सॉल्ट है। सॉल्ट में देखो कंजुगेट आयन बन रहा है, NO2 माइनस, बिल्कुल बन रहा है। क्या ये NaOH है, क्या ये स्ट्रॉन्ग बेस है, बिल्कुल है स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब ये वीक एसिड का कंजुगेट आयन बन रहा है, और कंजुगेट आयन में ये जो आयन है ये स्ट्रॉन्ग बेस है, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस भी है। तो ये हमारा ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, डी ऑप्शन हमारा क्या होने वाला है, करेक्ट ऑप्शन। तो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन हमने धुआं कर दिया। ऐसे क्वेश्चन, ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है तुमसे एग्जामिनर। अब जो
पूछे जा रहे हैं। अभी अभी जो रिसेंट ईयर में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इन्हीं पर मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बनेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर इज नॉट बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन, पहला ऑप्शन CH3COONA प्लस CH3COOH। बी ऑप्शन HCl प्लस KCl। सी ऑप्शन HCN प्लस NaCN। डी ऑप्शन H2C2O4 प्लस NaHC2O4। तो इसमें बताना है हमको कौन सा बफर सोल्यूशन नहीं है। तो देखो ये क्या है, वीक एसिड है और ये सॉल्ट है। सॉल्ट मतलब देखो ये एग्जाम्पल हमने पढ़ा है एसिडिक बफर में, तो ये तो बफर सोल्यूशन है। अब इसमें देखो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड और ये क्या है, सॉल्ट। तो स्ट्रॉन्ग एसिड वाला बफर हमने नहीं पढ़ा है, यही हमारा ऑप्शन होने वाला है। इसमें देखो वीक एसिड है और ये सॉल्ट है। सॉल्ट में NaOH बनेगा, NaOH प्लस HCN निगेटिव। ये क्या है, कॉन्जुगेट आयन। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। मतलब ये बात बिल्कुल सही है, ये क्या स्ट्रॉन्ग, अरे ये एसिडिक बफर है। ये क्या है, वीक एसिड है और ये क्या है, ये सॉल्ट। तो हमको क्या करना है, एक बात पता करनी है, इसको बफर है या नहीं है। तो H2C2O4 लिख लेना और उससे एक सोडियम निकाल दो। सोडियम निकाल दोगे HTC2O4 निगेटिव। अब इन दोनों में देखो क्या एक H प्लस का डिफरेंस है, बिल्कुल है। मतलब ये क्या है, बफर सोल्यूशन है। तो उसने नॉट बफर सोल्यूशन पूछा तो हमको ऑप्शन तो मिल गया था, लेकिन और ऑप्शन हमने इसलिए चेक किए ताकि हमारे कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो आई थिंक एसिडिक बफर तुमको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बफर सोल्यूशन पहचानना। अब हम समझते हैं दूसरी चीज, बेसिक बफर। दूसरा है हमारा बेसिक बफर। बेसिक बफर हम किसको बोलेंगे, मिक्सचर ऑफ वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट ऑफ इट्स conjugate ion of strong base, strong नहीं, बी strong acid। तो इसका एग्जाम्पल हमको लेना चाहिए, हमको बेसिक बफर का एग्जाम्पल पता होना चाहिए। तो मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ NH4OH प्लस NH4Cl। क्या ये बेसिक बफर है? तो चेक कर, तो ये क्या है, वीक बेस है, बिल्कुल है। अब इधर से क्या NH4 माइनस बनेगा, कंजुगेट आयन बन रहा है, और इधर से NH4 प्लस Cl माइनस, तो इधर से H प्लस देंगे तो HCl बनेगा। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड। और डेफिनेशन पढ़ लो, अगर जिसको क्लियर ना हुआ हो तो डेफिनेशन पढ़ लो। डेफिनेशन में क्या बोल रहा है, वीक बेस होना चाहिए, वीक बेस है। इट्स साल्ट ऑफ इट्स कॉन्जुगेट आयन, स्ट्रॉन्ग एसिड, बिल्कुल है। ठीक है, कॉन्जुगेट आयन में स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए, बिल्कुल। हर चीज़ क्लियर है। तो अब हम एक और बफर पढ़ते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा लोग दिक्कत करते हैं, सबसे ज़्यादा फंसते हैं, और वो बफर
बोलते हैं हिडन बफर, वो हमको पता ही नहीं चलता बेसिकली, उसमें हम विदाउट कैलकुलेशन बता ही नहीं सकते हैं ये कोई बफर सोल्यूशन है या नहीं है। तो हमको सबसे पहले उसको पहचानना ज़रूरी है कि हिडन बफर को कैसे पहचाने कि ये बफर सोल्यूशन है भी या नहीं। तो क्वेश्चन डालो, क्वेश्चन और लिखो विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर, नहीं आप थर्ड पढ़ते हैं हिडन बफर, पहले पढ़ लो हिडन बफर। हिडन बफर क्या बोलते हैं, सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन होगी उसमें, हिडन बफर में एसिड सबसे पहला स्टेप होगा एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन होगी, एसिड बेस रिएक्शन होगी। दूसरा होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन। वीक इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन से, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन से। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा उसको हम लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे, क्यों, क्योंकि ये पहले ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इस लिमिटिंग रिएजेंट, और लिमिटिंग रिएजेंट को मैं बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ मोल कंसेप्ट में। मैंने बताया था एक अगर फैक्ट्री है पेन बनाने की, अगर एक दिन में 1000 पेन बनते हैं तो रिफिल, बॉडी, कैप एक मतलब एक दिन में अगर 1000 पेन बन रहे हैं तो एक हज़ार मतलब तीनों मशीन 1000 प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन एक दिन कैप की मशीन, जो कैप होता है उसकी मशीन ख़राब हो गई, उस दिन 200 कैप बने, तो टोटल पेन कितने बनेंगे, बॉडी 1000 बन गई, रिफिल 1000 बन गई, लेकिन कैप की मशीन ख़राब हो गई, उधर 200 कैप ही बन पाए, तो टोटल बॉडी मतलब पेन कितने बनेंगे, ऑब्वियस सी बात है 200। 800 बेस्ट है, मतलब वो बॉडी और रिफिल का तो उससे पेन बन नहीं सकता विदाउट कैप, तो कैप भी ज़रूरी है। तो इधर कैप क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट, तो ऐसे समझते हैं लिमिटिंग रिएजेंट का। तो अगर ये कंडीशन हुई देन इट इज बफर सोल्यूशन, अगर मैं इसकी एग्जाम्पल की बात करूं, एग्जाम्पल लूँ, वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन हमको ज़्यादा रखनी है एज कम्पेयर टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। चलो लेते हैं 100 ml 0.1 मोलर CH3COOH, ये वीक एसिड है। और अब मैं ले रहा हूँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट NaOH, मतलब क्या कर दूँ, कम लेना है, 50 ml कर दो, 0.1 मोलर NaOH। अब देखो ये बफर की तरह एक्शन कैसे करता है, अब इधर से फील आएगी। तो अगर CH3COOH है, अगर इसकी रिएक्शन क्या हो रही है, इसकी रिएक्शन मैं बेस से करवा रहा हूँ NaOH से, तो क्या होगा, CH3COO Na बनेगा और प्लस वाटर बनेगा। तो इसकी कंसंट्रेशन मोल कितने होंगे, M/B कर दोगे, यही तो मोल होगा। मोलरिटी क्या होता है, N/B, N को M भी कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। ये कंसेप्ट याद रखना, ठीक है, ये कंसेप्ट याद रखना, ठीक है। तो इधर से आएगा 10, 100 इंटू 0.1 10 आएगा, 50 इंटू 0.5 5 आएगा, और इधर इनिशियली 0 0 होगा एट T बराबर 0, और T बराबर इक्विलिब्रियम पे ये तो 5 बचेंगे और ये खत्म हो जाएगा। अरे भैया 5 मोल इसके 5 मोल से रिएक्ट करेंगे तो इसके 5 मोल तो रह जाएंगे, 5 मोल रह जाएंगे, इसके 5 मोल बन जाएंगे। वीक एसिड 10 है, ये 5 है, ये लिमिटिंग रिएजेंट है, क्या है लिमिटिंग, ये जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। तो ये 5 है, तो 5 से ही रिएक्ट करके 5 मोल बन जाएंगे साल्ट के। तो अब देखो CH3
COH को, इसकी कंसंट्रेशन 5 है और इधर तो 0 हो गया और इसकी कंसंट्रेशन भी 5 है। तो क्या ये बफर सोल्यूशन की तरह एक्ट करने लगा? बिल्कुल। एसिड एक बफर दिखाई दे रहा है, देखो एसिड है और सॉल्ट है उसका। ठीक है, ठीक है, ये हमने एग्जाम्पल पढ़ा था, बहुत पहले ही पढ़ा था। तो आई थिंक अब तुम बफर एक्शन हिडन बफर सोल्यूशन मतलब हिडन बफर को समझ गए होगे। तो हिडन बफर पे देखो अभी क्वेश्चन करेंगे, काफ़ी करेंगे क्वेश्चन। तो ये हमारा हिडन बफर हुआ। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से और अच्छी तरह से क्लियरिटी आएगी। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर मेक्स, ये बफर सोल्यूशन, ये बफर सोल्यूशन। पहला HNO3 प्लस KClO3 KCNO3, सेकेंड NaH2PO4 प्लस Na3PO4, थर्ड ऑप्शन NaHS और Na2S, फोर्थ ऑप्शन HCN प्लस NH4CN। तो इसमें बताना है तुमको, क्या बताना है? बेसिकली मेक से बफर सोल्यूशन, बफर सोल्यूशन मतलब मिक्सचर देख के बताओ इसमें बफर सोल्यूशन है। और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अच्छी तरह देखो। बफर सोल्यूशन में ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये सॉल्ट है, तो ये तो बफर नहीं होगा। ये क्या है? हाँ, इसमें नाइट्रोजन हटा, सोडियम हटा के फिर लिखो H2PO4 माइनस से PO4-3। इधर तो भाई तीन तीन हाइड्रोजन का डिफरेंस आ रहा है, दो हाइड्रोजन का, दो H प्लस का डिफरेंस आ रहा है, मतलब ये बफर नहीं है, ये भी बफर नहीं है। इधर देखो, इधर सोडियम हटाओ, HS निगेटिव बनेगा, H2 निगेटिव, इधर एक H का डिफरेंस आ रहा है, मतलब यही होगा बफर सोल्यूशन। HCN ये क्या है? वीक एसिड है, वीक एसिड है, और इधर से NH4OH बनेगा, इसका वीक एसिड है तो स्ट्रॉन्ग बेस बनना चाहिए, वीक बेस है, और HCN मतलब CN निगेटिव, ये क्या है? इधर स्ट्रॉन्ग बेस आना चाहिए, वीक एसिड है तो इधर आना चाहिए स्ट्रॉन्ग बेस, ये भी बफर नहीं है। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, अब हिडन बफर सोल्यूशन पे क्वेश्चन करके देखते हैं कि हिडन बफर सोल्यूशन जिसको नहीं समझ में आया होगा वो इधर से समझ लेगा। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिखा दूंगा, हिडन बफर सोल्यूशन पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, Which of the following mixture makes a buffer solution? Makes a buffer solution. A option 100 ml 0.1 molar HCl plus 50 ml 0.1 molar NaOH. Second option 100 ml 0.1 molar NaOH plus 50 ml 0.1 molar CH3COOH. Third option 50 ml 0.1 molar HCl plus 50 ml 0.1 molar NH4OH. D option 4 50 ml 0.1 molar HCl plus 100 ml 0.1 molar
NH4OH। ये क्वेश्चन है हमारा। हमको हिडन बफर समझना है। तो देखो हिडन बफर के लिए एक कंसेप्ट बता दूं, बेसिकली नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम लगाते जाओ। नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, बेसिकली अभी तक हमने मोलरिटी इनटू वॉल्यूम देखा था, इनटू एन फैक्टर और करते जाना, क्योंकि एन फैक्टर का खेल भी रहता है। जैसे हाइड्रोजन एक जा रहे हैं या दो जा रहे हैं तो एन फैक्टर का भी खेल है, एन भी लगाते जाओ, एन भी। और इधर तो सबका एन फैक्टर 1 ही है, तो उसमें एम भी लगाओगे तो भी काम चलेगा। वैसे क्या लगाना था, एन इंटू बी, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम, ये हमारा कंसेप्ट है बस। तो इधर से 10 आएगा, इधर से कितना आएगा 5। लेकिन ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। ऐसा तो कोई बफर होता नहीं है, ऐसा तो हमने कोई बफर पढ़ा नहीं है। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, और ये 10, इधर ये 5 है, वीक एसिड। इसको हम थोड़ी देखेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है, ये भी नहीं होगा। और ये क्या है, 5 बचेगा, 5 इधर से 5 स्ट्रॉन्ग एसिड है, और इधर से 5 वीक एसिड है। तो देखो 5 सेम क्वांटिटी है, तो ये तो नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग बेस कतई नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड कतई नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है लेकिन सेम कंसंट्रेशन है, नहीं होगा। अब HCl 5 मोलर और 10 मोलर NH4OH है, मतलब वीक बेस। और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। अब हिडन बफर में हमने क्या पढ़ा था, हिडन बफर में क्या पढ़ा था कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कम होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कम होना चाहिए। इधर पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इधर पे कम है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट इधर पे ज़्यादा है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट इधर पे कम था। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस ये तो नहीं था, ये स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। इक्वल है इधर मेनली। और इधर हमको क्या देखना है, हमने हिडन बफर में समझा क्या था कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होनी चाहिए थी। इधर तो वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन बराबर आ रही है। ये सब ऑप्शन हटा दो, यही ऑप्शन जो सही है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिमिटिंग रिएजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, और इधर ये क्या है, एक्सेस में है, मतलब वीक बेस क्या है, ज़्यादा। तो यही हमारा क्या होगा, बफर सोल्यूशन। अब देखो प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछा गया है वो भी मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। हिडन बफर सोल्यूशन में क्या याद रखना है, वीक एसिड वीक बेस होगा, कम होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कम होगा, और वीक इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा होगा, वीक एसिड वीक बेस ज़्यादा होना चाहिए। तो 2019 में पूछा गया है हिडन बफर से क्वेश्चन, विच विल मेक ये बेसिक बफर सोल्यूशन, ये बेसिक बफर सोल्यूशन। ए ऑप्शन 50 ml 0.1 मोलर NaOH प्लस 25 ml 0.5 मोलर CH3COOH। बी ऑप्शन 100 ml 0.1 मोलर CH3COOH प्लस 100 ml 0.1 मोलर NaOH। सी ऑप्शन 100 ml 0.1 मोलर HCl प्लस 100 ml 0.1 मोलर NH4OH। डी ऑप्शन 100 ml 0.1 मोलर HCl और 200 ml 0.1 मोलर NH4OH। तो देखो बेसिक बफर सोल्यूशन फाइंड करना है हमको, और ये हिडन बफर का है, तो मतलब वीक बेस होगा ना कम होगा, वीक बेस होगा ज़्यादा होगा, और जो सॉल्ट होगा, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। तो देखो इधर आ रही है 5, इधर आ रही है 2.5, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग
बेस है और ये क्या है, वीक एसिड है। तो देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा होना चाहिए, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। इधर 10 वीक एसिड है और ये 10 स्ट्रॉन्ग बेस है। भैया वीक एसिड को क्या होना चाहिए था, ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन ये तो बराबर है, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब इधर देखो HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये 10 आ रहा है, ये भी 10 आ रहा है, वीक बेस है, फिर इक्वल है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब इधर देखो 10 आ रहा है इधर, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, और इधर 20 आ रहा है, और ये क्या है, वीक बेस। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए एज कम्पेयर टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। यही ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। आई थिंक अब तुम बफर पहचान लोगे अच्छे से। बफर पहचानना मैंने तुमको सिखा दिया है, कल हम इसका पीएच वगैरह डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ज़्यादा बर्डन नहीं डालूंगा तुम्हारे ऊपर। आई थिंक सेशन में तुमको मज़ा आया होगा, एंजॉय किया होगा, तो भाई लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे फॉलोअर्स बढ़ाओ, कम हो रहे हैं। पता नहीं लड़के लेक्चर देखते हैं अनफॉलो कर देते हैं, पता नहीं ऐसे क्यों चल रहा। आई थिंक मैं सही नहीं पढ़ा रहा या कुछ। हाँ मतलब थोड़ा, मतलब मैं मेरी एज कम है, मतलब एज कम है, तो लड़के थोड़ी डरते हैं कि ये सही पढ़ा रहा है या गलत पढ़ा रहा है, पता नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं आता है लड़कों को। मतलब लड़कों को लगता है कि मतलब अभी तो इसकी एज हमारे जैसी है, मैं तुम्हारे जैसा दिखता हूँ, तो लड़के ऑब्वियस सी बात है मेरा लेक्चर नहीं देखते। लेकिन भाई जो भी देख रहा है भाई देखो, सच में रियल कंटेंट मिलेगा इधर, ठीक है। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।